Hello and welcome to Learn with Hema's class. My dear students, today we are going to understand a lesson from class 8th history, that is lesson number 1, sources of history. अब पिछले साल हिस्ट्री में हमने जो फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था वो भी सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री ही था, लेकिन वो जो था वो एंशिएंट और मेडिवल पीरियड के बारे में हमें बता रहा था. इस चैप्टर में हम पढ़ने जा रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री के सोर्सेज, यानी मॉडर्न हिस्ट्री जो हम आज पढ़ रहे हैं उसके मॉडर्न सोर्सेज क्या है, कहाँ से हमें सारी इंफॉर्मेशन मिलती है, वो हम इस चैप्टर में आज पढ़ेंगे. और ये पूरे चैप्टर का मैं आपको एक्सप्लेनेशन करूंगी, साथ ही साथ मैं जितने भी नेसेसरी क्वेश्चन एंड आंसर्स हैं, चाहे वो टेक्स्ट बुक के हैं या फिर वर्कबुक के हैं, वो मैं आपको दूंगी. और आगे जाने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट जो मेरी हमेशा से रहती है कि यदि आप मेरे चैनल के लिए नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को, दैट इज लर्न विथ हेमा को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जरूर से सब्सक्राइब करें. और साथ ही साथ यदि आपको मेरे वीडियोस यूजफुल लगते हो, अच्छे लगते हो, तो इसे जरूर से आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और साथ ही साथ लाइक बटन को हिट करना ना भूलें. तो चलिए शुरू करते हैं लेसन नंबर 1, सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री. अभी जो फर्स्ट पैराग्राफ है हमारा, वी हैव स्टडीड द सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री, ये जो है हमने लास्ट ईयर का, जो मैंने आपको बताया था कि लास्ट ईयर हमने पढ़ा है मेडिवल और एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में, उनके सोर्सेज क्या थे, हमें कहाँ से इंफॉर्मेशन मिलती है. और इस साल हम पढ़ेंगे मॉडर्न, ये जो देखो लिखा है यहाँ पे मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के बारे में. हमें इस साल पता चलेगा कि हमें कहाँ से इंफॉर्मेशन मिलती है मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की. और साथ ही साथ जो इसके अलग अलग सोर्सेज है, जैसे मटेरियल सोर्सेज, रिटन सोर्सेज एंड ओरल सोर्सेज, इनके बारे में हम स्टडी करेंगे कि कौन से मटेरियल है या कौन सी रिटन चीजें हैं जिनसे हमें ये इंफॉर्मेशन मिलती है, या कौन से ओरल चीजें हैं जो ओरली कही जाती हैं, हमारे एंसेस्टर्स द्वारा कही जाती है बच्चों को, वो बच्चे अपने बच्चों को कहते हैं. फिर ऐसे करते करते जनरेशन टू जनरेशन ये जो इंफॉर्मेशन है जाती है. और साथ ही साथ मॉडर्न टेक्नोलॉजी से भरे हुए ऑडियो, वीडियो एंड ऑडियो विजुअल, ये सारे भी इंफॉर्मेशन हमें मिलती है. और मॉडर्न हिस्ट्री में हमें यही सारे सोर्सेज जो है बहुत हेल्पफुल है. नेक्स्ट स्टैंजा है मटेरियल सोर्सेज. अब मटेरियल सोर्सेज में क्या क्या मटेरियल्स इंक्लूड होते हैं, जैसे कि कोई चीज है, जैसे कॉइन्स हो गए हैं, बिल्डिंग्स हो गई, मॉन्यूमेंट्स हो गए, स्कल्पचर्स यानी मूर्तियां जो हो गई है, फोर्ट्स, पैलेसेस, ये सारी चीजें आपके मटेरियल सोर्सेज में आते हैं. तो उनमें सबसे पहला हम बिल्डिंग्स एंड पैलेसेस के बारे में स्टडी करेंगे. बिल्डिंग्स और पैलेसेस जो इस पीरियड में थे वो हम जानते हैं कि वो यूरोपियन पीरियड में ज्यादा करके बने हुए हैं बिल्डिंग्स एंड पैलेसेस, क्योंकि जब ब्रिटिशर्स हमारे कंट्री में आए थे तब उन्होंने ये बड़ी बड़ी इमारतें वगैरह बनवाई थी. तो स्पेशली जो पैलेसेस है, यहाँ पे राजा महाराजा जो थे उन्होंने जो पैलेसेस बनवाए हैं, या फिर ब्रिटिशर्स ने आने के बाद में जो बड़े बड़े ऑफिसेस बनवाए हैं, बिल्डिंग्स बनवाई हैं, ब्रिजेस, रोड्स, जो वाटर सप्लाई के सिस्टम बनाए हैं, फाउंटेन्स बनाए हैं, बहुत सारी चीजें उन्होंने, बहुत सारे कंस्ट्रक्शंस करवाए हैं. तो वो सब हमारे लिए मटेरियल सोर्सेज है मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के लिए. साथ ही साथ इन सोर्सेज में जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स की बिल्डिंग्स है और जो रेजिडेंट ऑफ ऑफिसर्स यानी ऑफिसर्स के लिए जो घर दिए जाते हैं, जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर को घर दिया जाता है, प्रेसिडेंट को घर दिया जाता है, चीफ मिनिस्टर्स को भी घर दिए जाते हैं. तो ऐसे उन लोगों को जो घर दिए जाते हैं वो भी इन्हीं मटेरियल सोर्सेज में आ जाते हैं. जो लीडर्स और रिवॉल्यूशनरीज जहां जहां रहे हैं, जैसे महात्मा गांधी जी साबरमती आश्रम में रहे हैं, और बहुत सारे जो रिवॉल्यूशनरीज है वो जहां जहां रहे हैं, वो एरियाज भी आज एक हमारे लिए मटेरियल सोर्स बन गए हैं. काफी प्रिजन्स है ऐसे जो उस वक्त बहुत फेमस थे, जैसे काला पानी हम बोलते हैं ना, काला पानी एक प्रिजन है, सेल्यूलर जेल जिसे हम कहते हैं, सेल्यूलर प्रिजन. और बहुत सारे फोर्ट्स जो शिवाजी महाराज के टाइम पर भी बनाए गए थे, वो फोर्ट्स भी हम देख सकते हैं. तो ये सब जो है आज भी इंटैक्ट है, क्योंकि ये बहुत लेट बनाए गए हैं, 17th या 18th सेंचुरी में बनाए गए हैं, और इसीलिए उन्हें हम मॉडर्न हिस्ट्री के सोर्सेज में इंक्लूड कर सकते हैं. नाउ
जब हम इन साइट्स को देखने जाते हैं, जो मॉन्यूमेंट्स मैंने अभी जो ऊपर बताए हैं, कोई भी मॉन्यूमेंट हो, वहां पर जब हम, जैसे पैलेसेस है, फोर्ट्स है, या कोई जेल है, कहीं पर भी अगर हम जाते हैं तो वहां जाने से हमें ये पता चलता है कि उस वक्त की कंटेम्प्रेरी हिस्ट्री क्या थी, यानी कि उस वक्त कौन रूल कर रहा था, वहां पर लोग कौन रहते थे, वो हमें पता चलता है। फिर वहां के आर्किटेक्चर के बारे में, आर्किटेक्चर कैसा है, आर्किटेक्चर कैसे पता करेंगे, बिल्डिंग का शेप कैसा है, बाहर से उसका लुक्स कैसा दिया है, अंदर से उसको कैसे लुक्स दिया है, वो सब, उसका नेचर क्या है मॉन्यूमेंट का, नेचर इन द सेंस वो फैलाव है ज्यादा, मतलब स्प्रेड है, या फिर एक संकड़ी जगह पे एक लंबा खड़ा है, किस टाइप का है मॉन्यूमेंट, नेचर क्या है उसका, और उस वक्त का इकोनॉमिक कंडीशन क्या रहा था जब ये मॉन्यूमेंट्स बनाए गए थे। इकोनॉमिक कंडीशन यानी कि अगर ज्यादा फैसिलिटीज है, ज्यादा लग्जरीज अगर है मॉन्यूमेंट में अवेलेबल, तो मतलब वो इकोनॉमिकली प्रॉस्परस थे। लेकिन अगर फैसिलिटीज नहीं है उस मॉन्यूमेंट में, ज्यादा फैसिलिटीज नहीं है, तो मतलब वहां पर इकोनॉमिक कंडीशन इतना सही नहीं था। तो ऐसे कई सारे मॉन्यूमेंट्स हैं, जैसे अंडमान में जो जेल है, सेल्यूलर जेल, जो हम काला पानी के नाम से भी जानते हैं, वहां पर अगर हम जाते हैं तो वहां पर हमें पता चलता है रिवॉल्यूशनरी वर्क ऑफ विनायक दामोदर सावरकर, इनके बारे में हमें पता चलता है। बिल्कुल वैसे ही जब हम मुंबई में मानिक भवन में अगर हम जाते हैं, मुंबई में जो मानिक भवन है वहां अगर हम गए, या सेवाग्राम आश्रम जो कि वर्धा में सिचुएटेड है, वहां अगर हम गए, इन प्लेसेस में जाते हैं तो हमें ज्यादा से ज्यादा गांधी जी के बारे में पता चलता है, गांधीयन एरा के बारे में पता चलता है। म्यूजियम्स एंड हिस्ट्री। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अगर हमें हिस्ट्री की अच्छी खासी जानकारी चाहिए, अगर हमें स्टडी करना है हिस्ट्री को, तो म्यूजियम इकलौता ऐसा प्लेस है जहां पर हमें बहुत सारी जानकारी मिल सकती है। म्यूजियम में हिस्ट्री के बारे में अगर हमें हिस्ट्री स्टडी करना है तो क्योंकि वहां पर बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्ट्स रखे जाते हैं, जैसे पेंटिंग्स है, फोटोग्राफ्स है, और बहुत सारी दूसरी चीजें म्यूजियम्स में, जो तलवार वगैरह भी हैं, या कई म्यूजियम्स में तो कोई एनिमल्स को हंट करके भी रखे जाते हैं। बहुत सारी चीजें हमें म्यूजियम्स में देखने को मिल सकती है। राजा महाराजाओं के कपड़े हमें देखने को मिल सकते हैं, और या वो जो उनके टेबल, डाइनिंग टेबल्स होते हैं, या जिन थालियों में वो खाते पीते थे, वो सब देखने को मिलते हैं। उनकी चेयर्स, जिन चेयर पे वो बैठते थे, या जिन आलीशान कमरों में वो बैठते थे, अपनी बैठक करते थे, काफी चीजें हमें देखने को मिलती है। तो ऐसा ही एक पैलेस है, आगा खान पैलेस इन पुणे। ये जो पैलेस की फोटो जो हमें दिख रही है, ये वो ही है। ये एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आपको कुछ फोटो दे दी जाती है और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस रहते हैं, वो हमें उसके आंसर देने पड़ते हैं। इसी टाइप का क्वेश्चन मैंने आपको नोट्स में दिए हैं, वो आप देख सकते हैं एट द एंड ऑफ द चैप्टर। तो हम बहुत सारे अलग अलग इन्फॉर्मेशन, तो ये जो आगा खान पैलेस है, इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं या डॉक्यूमेंट्स, यहाँ पे पेपर्स रखे हुए हैं, जिससे हमें महात्मा गांधी जी के लाइफ के बारे में बहुत कुछ पता चल सकता है। तो अगर आप रिसर्च करना चाहते हो महात्मा गांधी की लाइफ के ऊपर, तो आप इस पैलेस में जा सकते हो। स्टैच्यूज एंड मेमोरियल्स। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें स्टैच्यूज एंड मेमोरियल्स की, तो ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ हिस्ट्री हो सकते हैं। इनसे भी हमें काफी इंफॉर्मेशन मिल सकती है। प्री इंडिपेंडेंस पीरियड और पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड, यानी जस्ट इंडिपेंडेंस मिलने के कुछ समय पहले और इंडिपेंडेंस मिलने के कुछ समय बाद तक में, इस दौरान में काफी सारे मेमोरियल्स और स्टैच्यूज जो है इरेक्ट किए गए थे, खड़े किए गए थे जगह जगह पर, चाहे वो रोड का चौराहा हो या कोई एरिया लेकर बनाया गया हो वहां पे। और ये जो स्टैच्यूज थे, इन स्टैच्यूज से हमें काफी सारी इंफॉर्मेशन मिलती थी। क्या इंफॉर्मेशन मिलती थी स्टैच्यू के बारे में, कि जिस वक्त ये स्टैच्यू बनाया गया था उस वक्त किसका रूल था, कंटेम्पररी रूलर कौन था, और ये जो स्टैच्यू बनाया गया है ये कौन पर्सनालिटी है, कौन सा इंपॉर्टेंट आदमी है, और उसने क्या इंपॉर्टेंट काम किया है जिसकी वजह से उसका ये स्टैच्यू यहाँ पे बना है, उसका बर्थ डेथ डिटेल्स, और उसकी जो भी उसने कंट्रीब्यूट किया है अपनी लाइफ में, जो भी उसने सोसाइटी को कंट्रीब्यूट किया है, या पूरा उसका बायोग्राफिकल स्केच भी वहां पर उस स्टैच्यू के पास में लिखा जाता है। तो इससे हमें सारी इंफॉर्मेशन उस स्टैच्यू के बारे में, और जिस समय ये स्टैच्यू बनाया गया था उस दौरान, उस समय के बारे में हमें मिल सकती है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं स्टैच्यूज एंड मेमोरियल्स। खास करके
जब ये हम बात करते हैं, बहुत सारे इवेंट्स ऐसे हुए थे ना, फ्रीडम फाइटिंग के इवेंट्स ऐसे हुए थे, तो उस वक्त काफी सारे लोग शहीद हुए थे। तो ऐसे शहीदों के लिए भी एक खास चीज बनाई गई थी जिसे हम मेमोरियल कहते हैं। हुतात्मा स्मारक ऐसे ही बहुत सारे जगहों पे बनाए गए थे इन शहीदों के बलिदान को याद करने के लिए। रिटन सोर्सेस, तो अब हमने मटेरियल सोर्सेस तो देख लिया है, अब हम देख रहे हैं रिटन सोर्सेस। रिटन सोर्सेस हमें बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जिनसे हमें लिखित में मिलती है, जिससे हमें हिस्ट्री के बारे में इंफॉर्मेशन मिल सकती है। बहुत सारे सोर्सेज ऐसे होते हैं, जैसे करस्पॉन्डेंस है, यानी बातचीत। करस्पॉन्डेंस मतलब बातचीत जो रिटन में होती हैं दो देशों के बीच में या फिर दो राजाओं के बीच में। फॉरेन अकाउंट्स, यानी किसके साथ क्या ट्रेडिंग की गई है, जो लिखा जाता था। न्यूज़पेपर्स है रिटन में, बायोग्राफीज है, पीरियोडिकल्स मतलब जैसे मैगजीन्स होते हैं, न्यूज़पेपर्स होते हैं। फैक्ट्री रिकॉर्ड्स, जो अपने अपने फैक्ट्रीज में जो भी प्रोड्यूस करते थे उसके रिकॉर्ड्स लिखे हुए होते हैं। ऑटोबायोग्राफीज, बुक्स, ऐसी कई सारी ये चीजें हैं जो रिटन फॉर्म में हमें अवेलेबल है। और स्पेशली मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में तो आपको बहुत सारे रिटन सोर्सेस मिल सकते हैं, क्योंकि जब न्यूज़पेपर, प्रिंटिंग प्रेस इन्वेंट हो चुकी थी उसके बाद में तो अधिकतर सभी चीज लिखी जाती थी, तो इसी वजह से हमें रिटन सोर्सेस काफी मिलते हैं। न्यूज़पेपर्स एंड पीरियोडिकल्स, न्यूज़पेपर्स भी हमें बहुत सारी कंटेम्प्ररी इवेंट के बारे में, यानी कि उस वक्त जिस वक्त ये छापी गई थी न्यूज, उस वक्त क्या क्या हुआ था, उस वक्त की इवेंट्स के बारे में हमें काफी इंफॉर्मेशन देते हैं न्यूज़पेपर्स। और साथ ही साथ इंफॉर्मेशन के साथ ही साथ उस इवेंट का पूरा डिटेल्ड एनालिसिस हमें मिलता है, पूरा डिटेल स्टडी हम कर सकते हैं इन न्यूज़पेपर के आर्टिकल से। और जो भी एडिटोरियल्स पब्लिश होती है, यानी जो भी आर्टिकल्स पब्लिश होते हैं, उनसे हमें काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। जैसे कि हमें पॉलिटिकल इन्फॉर्मेशन मिलती है, पॉलिटिक्स में क्या हो रहा है, सोशल इन्फॉर्मेशन मिलती है, सोसाइटी में क्या हो रहा है, इकोनॉमिक इन्फॉर्मेशन मिलती है, हमारा देश जो इकोनॉमिकली किस स्टेज पर है, और कल्चरल हैपनिंग्स क्या है, फेस्टिवल्स क्या हो रहे हैं आसपास में उस पीरियड के जो भी है, तो ये सारे हमें मिलते हैं, पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक, कल्चरल हैपनिंग्स। साथ ही साथ प्री इंडिपेंडेंस पीरियड में भी काफी न्यूज़पेपर्स थे जो फ्रीडम फाइटिंग के दौरान बहुत ज्यादा यूजफुल हुए थे हमारे लोगों को, जैसे कि ज्ञानोदय, ज्ञान प्रकाश, ये सब यहाँ पे जो है, ज्ञानोदय, ज्ञान प्रकाश, अमृत बाजार पत्रिका, दीन बंधु, केसरी, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्सेस थे जो लोगों को अवेकन करने के काम आते थे। मतलब लोगों को अवेकन करते थे इन पेपर्स के थ्रू, कि लोग भी जागरूक हो कि उन्हें फाइट करना है फ्रीडम के लिए। ये प्री इंडिपेंडेंस पीरियड के न्यूज़पेपर से, ये ऑड मैन आउट के लिए पूछा जा सकता है, फिलअप के लिए है, या फिर वन लाइन आंसर्स के लिए, कैसे भी इस टाइप के क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो ये नेम्स आपको याद रखने हैं। थ्रू द न्यूज़पेपर्स, इन न्यूज़पेपर्स के थ्रू हम जो ब्रिटिशर्स की पॉलिसीज थी उस वक्त, वो भी हम स्टडी कर सकते थे रिगार्डिंग इंडिया, कि हम ब्रिटिशर्स किस तरह की पॉलिसीज अपनाते थे इंडियंस के लिए और उनके क्या इफेक्ट्स होते थे, ये सब हम स्टडी कर सकते हैं उन न्यूज़पेपर्स के थ्रू। और ब्रिटिश पीरियड के दौरान तो न्यूज़पेपर्स तो सिर्फ एक पॉलिटिकल इवेंट की जानकारी लेने का जरिया नहीं था, बहुत सारी चीजें थी। न्यूज़पेपर सोशल रिफॉर्मेशन भी लाता था, यानी सोसाइटी में बदलाव लाने का काम भी न्यूज़पेपर्स करते थे। द निबंधमाला बाय विष्णु शास्त्री चिपलुनकर एंड शतपत्रे रिटन बाय लोकहितवाड़ी गोपाल हरि देशमुख, लोकहितवाड़ी अलियास, यानी कि लोकहितवाड़ी को हम गोपाल हरि देशमुख भी कहते हैं। और ये जो है, ये लिखते थे निबंधमाला, और ये जो शतपत्रे हैं ये लिखते थे न्यूज़पेपर प्रभाकर में। ये वीकली न्यूज़पेपर होता था, प्रभाकर नाम का ये जो न्यूज़पेपर है ये वीकली न्यूज़पेपर होता था। और इसके अंदर ये दोनों ही, विष्णु शास्त्री चिपलुनकर और लोकहितवाड़ी, ये दोनों ही अपने अपने आर्टिकल्स लिखते थे। विष्णु शास्त्री के आर्टिकल्स निबंधमाला के नाम से जाने जाते थे, एक कॉम्पोजिशन टाइप्स में उनके रहते थे। और शतपत्रे यानी लेटर्स के रूप में, जो लोकहितवाड़ी के जो आर्टिकल्स होते थे वो लेटर्स के रूप में होते थे, इसीलिए उन्हें शतपत्रे कहते हैं। शत मतलब 100 होता है, पत्र मीन्स लेटर, 100 लेटर्स। तो ये एक टाइटल था इन लोगों का आर्टिकल का, और उसमें वो अपने आर्टिकल्स लिखते थे जो बहुत ही इंस्पायरिंग होते थे उस वक्त के लिए।
डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर एंड न्यूज़पेपर्स। अब अगर हम डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर की बात करें और न्यूज़पेपर्स की, तो डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने 1920 में पहला न्यूज़पेपर जो फोर्टनाइटली था, फोर्टनाइटली मीन्स एवरी 15 डेज में आता था, जिसका नाम था मूक नायक, ये न्यूज़पेपर उन्होंने स्टार्ट किया था। डॉक्टर बाबा साहेब ने 1920 में मूक नायक फोर्टनाइटली न्यूज़पेपर स्टार्ट किया था। लेकिन उस वक्त डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर को अपने हायर एजुकेशन के लिए फॉरेन कंट्री जाना था, इसीलिए उन्होंने ये न्यूज़पेपर तो अपने कलीग्स को, यानी उनके साथ में काम करने वाले अपने फ्रेंड्स को सौंप दिया। और फिर बाद में वो 1927 में उन्होंने, जब वो इंडिया आए उसके बाद में 1927 में अप्रैल के उन्होंने और न्यूज़पेपर स्टार्ट किए, जैसे कि बहिष्कृत भारत। ये जो फोटो आप देख रहे हो नीचे, ये बहिष्कृत भारत का लोगो है। इस फोटो का भी आपको दे सकते हैं, एग्जाम में ये फोटो दे देंगे और इसके बारे में कुछ क्वेश्चंस आपको पूछेंगे, तो इसके बारे में भी मैंने आपको क्वेश्चन आंसर सेक्शन में बताया है। तो अब मैं वापस से यही चलती हूँ। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने बहिष्कृत भारत स्टार्ट किया था 1927 में, और फिर उसके बाद में उन्होंने और 2 न्यूज़पेपर स्टार्ट किए थे, जनता एंड प्रबुद्धा भारत। ये यहाँ पे नाम है, जनता एंड प्रबुद्धा भारत। तो याद रखिए ये जो न्यूज़पेपर्स के नाम है, किसने स्टार्ट किए थे, कौन कौन क्या क्या कर रहा था। तो ये ऑब्जेक्टिव के लिए, ये चैप्टर जो है पूरा ऑब्जेक्टिव के लिए ही माना जाता है। बहिष्कृत भारत के थ्रू डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने सोसाइटी को रिफॉर्म करने की बहुत कोशिश की थी। बहिष्कृत भारत, क्योंकि बाबा साहेब आम्बेडकर एक डिप्रेस्ड क्लास को बिलोंग करते थे, तो और डिप्रेस्ड क्लास की कंडीशन उस वक्त बिल्कुल अच्छी नहीं थी, बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ता था। तो उस क्लास का कंडीशन इम्प्रूव करने के लिए, सोसाइटी में अपने समाज के लोगों का कंडीशन इम्प्रूव करने के लिए उन्होंने ये बहिष्कृत भारत जो है न्यूज़पेपर स्टार्ट किया था, और काफ़ी कोशिश की थी, और उनके इस कोशिश रंग भी लाई उनकी ये कोशिश, और काफ़ी इम्प्रूवमेंट्स भी देखे गए थे। इन जो दलित समाज जो था, उनमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट्स देखे गए थे। मैप्स एंड ड्राइंग्स, अगेन मैप्स एंड ड्राइंग्स भी उतने ही इम्पोर्टेंट हैं एक किसी भी रीजन को जानने के लिए, कि पहले वो रीजन कैसा था और डेवलपमेंट होने के बाद में ये रीजन कैसा हुआ है। तो मैप्स और ड्राइंग्स तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सोर्सेज ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री। तो एक जो भी चेंजिंग नेचर है सिटी का, वो हम कैसे जानेंगे, हम उसके मैप के द्वारा जानेंगे। उसका लोकेशन कैसे जानेंगे, उसके मैप के द्वारा जानेंगे। मैप से हम ट्रेस कर सकते हैं। आज हम सभी जानते हैं मैप्स कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। गूगल मैप हम सभी यूज करते हैं ट्रैवल करने के समय, तो हमें किसी की जरूरत नहीं होती, हम सीधे गूगल मैप यूज करते हैं। तो उस वक्त एक इंस्टीट्यूशन था, द सर्वे ऑफ इंडिया। इस सर्वे ऑफ इंडिया, ये जो इंस्टीट्यूशन था, इसका एक इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट था, और ये उस वक्त ब्रिटिशर्स के पीरियड के दौरान काम करता था। और ये सर्वे ऑफ इंडिया जो है मैप्स बनाने का काम करता था। इंडिया के मैप्स, उसके अलग अलग जगहों के, प्रोविंसेस के मैप, सिटीज के मैप्स, ये सब मैप्स बनाने के काम ये सर्वे ऑफ इंडिया करती थी। अगेन ये वाला पार्ट जो है सर्वे ऑफ इंडिया, ये अगेन आपको क्वेश्चन आंसर सेक्शन में आ सकता है कि मैप्स कौन बनाता था। द सर्वे ऑफ इंडिया ये एक इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन था। और वैसे ही मैप्स डिजाइन किए जाते थे जब बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शंस होते थे, आर्किटेक्चर, उस वक्त भी पहले मैप बनाया जाता है। अब हम सभी देखते हैं, बिल्डर को भी अगर बिल्डिंग बनानी होती है तो सबसे पहले एक मैप बनाया जाता है। घर का जो पूरा का पूरा डिजाइनिंग है फ्लोर का, वो एक मैप के द्वारा बताया जाता है। तो बिल्कुल उसी तरह से उस वक्त भी जो आर्किटेक्ट्स थे, जो भी आर्किटेक्चर हुए, उन्होंने जो काम किया है, उनका काम भी हम कैसे समझ सकते हैं, उनके बनाए हुए मैप के द्वारा। तो आर्किटेक्चर ऑफ बिल्डिंग है या कोई भी डेवलपमेंट प्रोसेस कहीं पर चल रहा है, तो वो सब भी हम मैप्स के द्वारा पता कर सकते हैं। अगर हम एग्जाम्पल देखें तो द डिपार्टमेंट ऑफ मुंबई पोर्ट ट्रस्ट, इसके पास मुंबई सिटी का ओरिजिनल प्लान है। मुंबई पोर्ट जो है उसका ओरिजिनल प्लान है, किसके पास है, डिपार्टमेंट ऑफ मुंबई पोर्ट ट्रस्ट। और इंफॉर्मेशन अगर हमको बॉम्बे सिटी की लेनी है तो हम यहां से ले सकते हैं। जो ड्राफ्ट किए थे प्लान्स, मैप्स जो ड्राफ्ट किए थे आर्किटेक्ट्स ने और इंजीनियर्स ने उस वक्त, वो हमें यहां से मुंबई डिपार्टमेंट ऑफ मुंबई पोर्ट ट्रस्ट से हमें मिल सकती है, मुंबई पोर्ट की और मुंबई सिटी की। ओरल सोर्सेस, द फॉलोइंग सोर्सेज आर इंक्लूडेड इन द ओरल सोर्सेज ऑफ मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। अभी हमने मटेरियल सोर्सेज कर लिया, रिटन सोर्सेज कर लिया, अब हम करेंगे ओरल सोर्सेज।
ओरल सोर्सेस कहीं लिखा नहीं जाता है, ये जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन की जाती है इंफॉर्मेशन। वो क्या क्या चीजें हैं जिससे हमें जनरेशन टू जनरेशन ये इंफॉर्मेशन मिलती है। सबसे पहला है फोक सॉन्ग्स, यानी जो गाने होते हैं हमारे रीजनल सॉन्ग्स होते हैं, पोवाडा, फोक टेल्स, नरेशंस, इंटरव्यूज, फेयर्स, जलसा, आर्ट ग्रुप्स, रिदमिक प्रोज, ओवी, इंस्पिरेशनल सॉन्ग्स। तो ये सारे के सारे हमारे ओरल सोर्सेज में आते हैं। ये वेब्स में भी आ सकते हैं, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इंस्पिरेशनल सॉन्ग्स, अब ड्यूरिंग द फ्रीडम मूवमेंट बहुत सारे इंस्पिरेशनल सॉन्ग्स, मोटिवेशनल सॉन्ग्स कंपोज किए गए थे। उसमें से कुछ तो आपको रिटन फॉर्म में मिल जाएंगे गूगल पर अगर आप सर्च करोगे तो, लेकिन कुछ गाने ऐसे भी थे जो कभी पब्लिश हुए ही नहीं, और वो गाने जो है फ्रीडम फाइटर्स गाते थे क्योंकि उन्हें याद हो जाते थे और वो फाइट करने के दौरान गाते थे। तो इन इंस्पिरेशनल सॉन्ग से हमें क्या इंफॉर्मेशन मिलती है? हमें हमारे जो कंट्री के जो कंडीशंस थे प्री इंडिपेंडेंस पीरियड में, जो कंडीशंस थे उनके बारे में हमें पता चलता है। साथ ही साथ जो स्पिरिट था फ्रीडम स्ट्रगल का, लोगों के अंदर तो जो जज्बा था फाइट करने का, वो भी हमें पता चलता है इन इंस्पिरेशनल सॉन्ग्स के थ्रू। पोवाडा, नाउ व्हाट इज पोवाडा? पोवाडा क्या है? पोवाडा इज अगेन एन ओरल सोर्स जिससे हमें काफी इंफॉर्मेशन मिलती है किसी भी हिस्टोरिकल इवेंट के बारे में या किसी इंसान के काम के बारे में। यानी पोवाडा एक टाइप का ऐसा गाना है जो गाया जाता है किसी इंसान के बारे में, उसकी बढ़ाइयां करते हुए, उसके काम को बताते हुए कि उसने ये काम किया है, ये काम किया है, बट एक सॉन्ग के फॉर्म में, या किसी इवेंट को डिस्क्राइब करते हैं एक सॉन्ग के फॉर्म में, उसे हम पोवाडा कहते हैं। और बहुत सारे पोवाडास उस वक्त बनाए गए थे फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान 1857 में। जो रिवॉल्यूशनरीज थे उन्होंने जिस बहादुरी से फाइट किया था ब्रिटिशर्स के साथ में, ब्रिटिश रूल में, वो उनको दर्शाता था। पोवाडास उनके बारे में गाता है, उनके बारे में उनकी गाथाएं गाता है, मतलब उनकी स्टोरीज, उनके डीड्स। और ये पोवाडास जो थे वो मोटिवेशन क्रिएट करता था, स्पिरिट क्रिएट करता था लोगों के अंदर। फ्रीडम मूवमेंट के दौरान तो हमने पोवाडास देखे कि भाई जो फाइटर्स थे, फ्रीडम फाइटर्स थे, उनके गुणगान गाते हुए या कोई इवेंट को डिस्क्राइब करते हुए पोवाडास गाए जाते थे। उतना ही नहीं, पोवाडास को जो सत्यशोधक समाज था, जो अवेकन करता था लोगों को, स्पेशली ऑप्रेस्ड क्लासेस के लोगों को अवेकन करता था कि जागो, अपने हक के लिए लड़ो। तो संयुक्त महाराष्ट्र मूवमेंट और ऐसे कई सारे इवेंट्स, उनको भी ये पोवाडास के द्वारा दर्शाया गया है, उनके बारे में भी पोवाडास के द्वारा बताया गया है। वीडियो, ऑडियो एंड ऑडियो विजुअल सोर्सेस। अब आज के तारीख में वीडियो, ऑडियो, हम सभी वेल वर्स्ड है इन टर्म्स से, लेकिन उस वक्त पुराने जमाने में इतने वेल वर्स्ड नहीं थे, लेकिन फिर भी इन चीजों ने काफी हेल्प की है हमें सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री, हमें हिस्ट्री के बारे में बताने के लिए और एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन हमें देने के लिए। आज हम कई बार भाषण सुन सकते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू का, जो उन्होंने फर्स्ट टाइम प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद दिया था इंडिपेंडेंस इंडिया में, या सुभाष चंद्र बोस के स्पीचेस हम सुन सकते हैं, ऑडियो वीडियो दोनों भी हम देख सकते हैं, या बहुत सारे ऐसे इवेंट्स या मूवमेंट्स जो कैमरास में कैद कर लिए गए थे, जो फोटोज के द्वारा या फिल्म्स के द्वारा कैद कर लिए गए थे। तो बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन हमें मिलती है, हमें पता चलता है उनके बारे में, क्या डेवलपमेंट हुई थी टेक्नोलॉजी की, हम वो पता कर सकते हैं। रिकॉर्डिंग्स, फिल्म्स, फोटोग्राफी एक्सेट्रा, काफ़ी चीज़ों के बारे में हमें पता चलता है। और फोटोग्राफ्स और रिकॉर्ड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ हिस्ट्री है, स्पेशली मॉडर्न हिस्ट्री के। फोटोग्राफ्स, अब फोटोग्राफ्स की अगर हम बात करें तो ये विजुअल सोर्स है। विजुअल सोर्स यानी जिसे हम देख सकते हैं मॉडर्न हिस्ट्री में। तो जो डिस्कवरी हुई थी ये फोटोग्राफी की, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कवरी थी, क्योंकि इस डिस्कवरी के बाद में हम वो हर चीज जो पहले सिर्फ सुन सकते थे, सुनकर ही हमें समझना पड़ता था, अब हम उन हर चीज को देख सकते हैं। किसी भी ऑब्जेक्ट की फोटो ली गई है, स्ट्रक्चर की फोटो ली गई है, प्लेस की ली गई है, तो हम उसको देख सकते हैं कि वो ऑब्जेक्ट कैसा दिखता है, वो स्ट्रक्चर कैसा है, वो प्लेस कैसा है। और अगर हमें किसी
पर्सन के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए तो उसके फोटोज से हमें एग्जैक्ट उस पर्सन के बारे में पता चल जाता है, स्पेशली उसके कपड़े, उसके फेस, चेहरे के हाव भाव, उसके फिजिकल फीचर्स, यानी बॉडीली वो कैसा है। क्योंकि जब हम पेंटिंग करते हैं तो पेंटिंग में शायद 19-20 हो, हमें शायद प्रॉपरली पता ना चले, लेकिन फोटोग्राफ्स एकदम दिमाग में बैठ जाते हैं। तो ऑथेंटिसिटी की अगर हम बात करें तो पेंटिंग से मुकाबले फोटोग्राफ्स की ज्यादा है। तो फाइनली यही कहा जाएगा कि फोटोग्राफ के वजह से हम किसी भी ऑब्जेक्ट को या किसी भी स्ट्रक्चर को अंडरस्टैंड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फोटोग्राफ। रिकॉर्डिंग्स, अब जैसे मैंने आपको ऊपर बताया था कि जिस तरह से डिस्कवरी ऑफ फोटोग्राफी वाज वेरी इंपॉर्टेंट, बिल्कुल उसी तरीके से डिस्कवरी ऑफ रिकॉर्डिंग वाज इक्वली इंपॉर्टेंट। क्योंकि फोटोग्राफ में तो हमें स्टिल पिक्चर्स हम देख सकते थे, बट रिकॉर्डिंग में हम पूरी ऑडियो उनकी सुन सकते थे। जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया स्पीचेस के बारे में, सुभाष चंद्र बोस के स्पीचेस, जवाहरलाल नेहरू के स्पीचेस, या फिर जो नेशनल एंथम था जन गण मन, ये रविंद्रनाथ टैगोर ने खुद ने जो गाया हुआ उनके आवाज में, वो भी हम देख सकते हैं किस ट्यून में गाया, वो भी हम सुन सकते हैं। तो रिकॉर्डिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स या इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हम बोल सकते हैं फॉर द मॉडर्न सोर्स ऑफ हिस्ट्री। फिल्म्स एक बहुत ही यूनिक डिस्कवरी मानी जाती है मॉडर्न टेक्नोलॉजी की। ये जो फर्स्ट 2 लाइन्स है फिल्म्स के, ये आपको 1 लाइन आंसर्स में पूछे जा सकते हैं। व्हाट आर कंसिडर्ड एज यूनिक डिस्कवरी ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी, तो यू कैन से फिल्म्स। और 20th सेंचुरी में ये बहुत ही बड़ा ग्रेट डेवलपमेंट था टेक्निक ऑफ फिल्म मेकिंग, यानी कि सबसे ग्रेट डिस्कवरी, इवन फोटोग्राफी से भी ज्यादा, इवन ऑडियो से भी ज्यादा, रिकॉर्डिंग से भी ज्यादा। दादा साहेब फाल्के जो है या 1913 में उन्होंने फाउंडेशन ले किया इंडियन फिल्म इंडस्ट्री का। ये भी इंपॉर्टेंट है, अगेन दादा साहेब फाल्के का आप देख सकते हो 1 लाइन आंसर्स में, मैच द कॉलम में, ऑब्जेक्टिव टाइप में, किसी भी तरह के में आपको पूछ सकते हैं ये क्वेश्चन। दादा साहेब फाल्के जो है उन्होंने फाउंडेशन ले किया था इन 1913 में इंडियन फिल्म इंडस्ट्री का, यानी सबसे पहली फिल्म में दादा साहेब फाल्के खुद एज एन एक्टर थे, और वो पहली फिल्म जो थी वो विदाउट साउंड थी, लेकिन पूरा पिक्चराइजेशन, मूविंग पिक्चराइजेशन हुआ था उस फिल्म के अंदर। तो उसके बाद में तो बहुत सारे ऑडियो विजुअल्स रिकॉर्डिंग्स हमें देखने को मिली है। जैसे कि अगर हम बात करें दांडी यात्रा की, तो पूरी की पूरी दांडी यात्रा कवर की गई थी, फिल्म है, अगर आप ढूंढना चाहो तो वो आपको मिल सकती है। फिर सॉल्ट सत्याग्रह भी पूरी रिकॉर्ड की गई थी, फिल्म बनाई गई थी। क्विट इंडिया मूवमेंट और बहुत सारे हिस्टोरिकल इंसिडेंट्स जो है उसके ऊपर रिकॉर्डिंग की गई है, फिल्म्स बनाई गई है। थ्रू दिस फिल्म्स हम इवेंट्स को देख सकते हैं, समझ सकते हैं। जैसे कि आज कई सारे ऐसे फिल्म्स आते हैं, बायोपिक्स जिसे हम कहते हैं, किसी पर्सनालिटी के ऊपर ये बनाए गए हैं, जैसे जोधा अकबर बनाया गया है, साइना, और ऐसे बहुत सारे क्रिकेटर्स है, प्लेयर्स है, स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज है जिनके ऊपर मूवीज बनी है, जिनके लाइफ के बारे में हमें इन मूवीज के थ्रू पता चलता है। तो वैसे ही ये इवेंट्स, कई सारे इवेंट्स को कवर किया गया उस वक्त फिल्म्स ने। तो अगर हमें हमारे सोर्सेज को कंपेयर करना हो एंशिएंट और मेडिवल सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री से मॉडर्न सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री को अगर हमें कंपेयर करना हो, तो हम देखेंगे कि मॉडर्न सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री में आपको बहुत ज्यादा वैरायटी मिलेगी और बहुत ज्यादा क्वांटिटी में भी आपको ये रिसोर्सेज मिलेंगे। क्यों? क्योंकि उस वक्त हमें जो एंशिएंट और मेडिवल पीरियड में हमें इतनी जानकारी नहीं थी इन चीजों की कि कोई चीज किस तरीके से प्रिजर्व की जा सकती है, वो हमें मॉडर्न हिस्ट्री में पता था, इसीलिए वो प्रिजर्व की गई, और जिसके कारण आज हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कि उस पीरियड में क्या हुआ था। अगर हम आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज की बात करते हैं तो वो भी मॉडर्न हिस्ट्री में आपको आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज भी एक बेटर कंडीशन में मिलेंगे, क्योंकि मेडिवल एंड एंशिएंट हिस्ट्री में तो जो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज है वो भी थोड़े बहुत गले हुए, डैमेज्ड हमें मिलते हैं, क्योंकि काफी पुराने हुए रहते हैं। लेकिन मॉडर्न हिस्ट्री के लिए आपको वो बेटर स्टेट में मिलेंगे। और बहुत सारे रिटन सोर्सेज है जो आज भी हम प्रिजर्व हमने करके रखे हैं, बहुत जो पुराने हो चुके हैं, एकदम जर्जरे हो चुके हैं कि कभी भी गिर सकते, टूट सकते, तो उन्हें अच्छी तरीके से प्रिजर्व करके रखा गया है आर्चीव्स में। लेकिन जब भी हमें रेफर करना है रिटन सोर्सेज का, तो हमें जो भी ऑथर लिखता है, जिस ऑथर ने भी लिखी है बुक, हमें उस ऑथर के बारे में भी जानना चाहिए, उस ऑथर के बारे में भी एग्जामिन करना चाहिए कि उस ऑथर का आइडियोलॉजी या ओपिनियन क्या है।
क्योंकि लिखने के टाइम पे ऑथर क्या सोचकर लिख रहा है, किसको सही सोचकर लिख रहा है, वो भी एक पॉइंट है हमें प्रूव करने के लिए। तो रिटन सोर्सेस को जब हम रिफर करते हैं तो हमें किसी एक की बुक ना रिफर करके 2-3 ऑथर्स की बुक या 4-5, मैं तो कहूँ 4-5 ऑथर्स की बुक रिफर करनी चाहिए ताकि हमें सही इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो बहुत ज़्यादा नीड है इन हिस्टोरिकल चीज़ों को आज भी प्रिजर्व करने के लिए, ताकि वो एक बहुत ही रिच ट्रेडिशन बन के हिस्ट्री का हम हमारे नेक्स्ट ट्रेडिशन को, नेक्स्ट जनरेशन को हैंड ओवर कर सकें। तो इसी के साथ मेरा ये चैप्टर एक्सप्लेनेशन तो खत्म हुआ है। अब मैं सीधे चलती हूँ इसके क्वेश्चन आंसर्स की तरफ। द फर्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट पेयर एंड राइट द करेक्ट वंस। अब ये इस टाइप के क्वेश्चन अब आपको आएंगे, टिल 7th स्टैंडर्ड नहीं थे, अब से आएंगे। आपको कुछ पेयर्स दिए जाएंगे, उनमें से आपको जो गलत पेयर है वो पता करना है और उसके जगह पे सही पेयर आंसर लिखना है। जैसे सेल्यूलर जेल अंडमान में है, ये करेक्ट है। मानी भवन ये मुंबई में है, करेक्ट है। आगा खान पैलेस ये भी पुणे में है, ये करेक्ट है। द डिपार्टमेंट ऑफ मुंबई पोर्ट ट्रस्ट अहमदाबाद में है, ये पेयर हमारा गलत है। तो यहाँ पे इनकरेक्ट पेयर में हमें लिखना है 4th वन, द डिपार्टमेंट ऑफ मुंबई पोर्ट ट्रस्ट अहमदाबाद, दिस इज रॉन्ग। और हमारा करेक्ट पेयर है द डिपार्टमेंट ऑफ मुंबई पोर्ट ट्रस्ट मुंबई, यानी इसके जगह हमें सही आंसर लिखना है। Now these are वेब डायग्राम्स, ये मटेरियल सोर्सेस के हैं। These are written sources. These are oral sources. Video, audio and audio-visual sources. 3 sources are there: speeches, films and recordings. Now this is a timeline 1913, 1920 and 1927. तो 1913 में दादा साहेब फाल्के laid the foundation of film making. 1920 में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर started मूक नायक. 1927 डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर started the newspaper बहिष्कृत भारत। वैसे ये शॉर्ट नोट है फोटोग्राफ्स के ऊपर। आप चाहो तो जो आपका टेक्स्ट बुक में फोटोग्राफ्स वाला पैराग्राफ है वो पूरा का पूरा आप लिख सकते हो, कुछ छोटे मोटे चेंजेस करके, नहीं तो आप ये आंसर भी ले सकते हो। म्यूजियम्स एंड हिस्ट्री, ये आंसर आप यहाँ से लोगे तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि टेक्स्ट बुक में ये कंटिन्यूएशन में नहीं है आंसर।
audio sources, recordings. You can take this answer from here or you can take it from टेक्स्ट बुक से भी आप इसका पैराग्राफ पूरा जो है ले सकते हो, ऑडियो सोर्सेज और रिकॉर्डिंग्स का. सेम टेक्स्ट बुक में से है, सेम लाइंस. ये एक बहुत ही अगेन इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं आपको. नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, एक्सप्लेन द स्टेटमेंट विथ रीजंस. दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट. ये नई चीज़ है हमारे लिए 8th स्टैंडर्ड में हिस्ट्री में. 7th स्टैंडर्ड तक ये नहीं था. Next is audio-visual recordings are considered as the most trustworthy source for the study of modern Indian history. ये जो क्वेश्चंस है, ये वर्कबुक में एक पैसेज दिया गया है टेक्स्ट बुक का, और उस पैसेज से ये कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं. तो ये जो वर्कबुक है नेम्ड एज जीवन दीप प्रैक्टिस बुक से ये कुछ क्वेश्चंस है. ये एक दूसरा पैराग्राफ है, उसमें से ये क्वेश्चंस है, सेम वर्कबुक से है. नाउ जैसे मैंने बोला था, आपको फोटोग्राफ दी जाएगी और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस दिए जाएंगे. तो ये इस फोटो है यहाँ पे आगा खान पैलेस की, और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस है. सेकेंड क्वेश्चन ये जो है बहिष्कृत भारत, ये जो दिया गया है न्यूज़पेपर के बारे में.
उससे रिलेटेड क्वेश्चंस। तो इसी के साथ मेरा ये लेक्चर खत्म होता है। आई होप आप सभी को पसंद आया होगा। ज़रूर से अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, लाइक करना ना भूलें और सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिए। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले चैप्टर के साथ में अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे सिक्योर। थैंक यू।